अस्सलाम वालेकुम। आज हम एएस सिविल सोशियोलॉजी पेपर 2 यानी दी फैमिली का क्विक रिव्यू कर रहे हैं और इसको इस तरह से करेंगे कि आपके पेपर से थोड़ा सा इसको लिंक करते हुए आगे चलेंगे। तो सोशियोलॉजी का पेपर 2 एएस लेवल का शायद सबसे आसान पेपर्स में से एक होना चाहिए अगर आपको उसकी लॉजिक समझ में आती है। उसकी वजह ये है कि पूरा पेपर सिर्फ एक चैप्टर में से आ रहा है और वो चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके थ्योरिस्ट को समझ लेते हैं, उनका पर्सपेक्टिव, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए और सारे ही सवाल फिर वहीं से आएंगे। तो पहले हम बात करेंगे ओवरऑल कोर्स जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। उसके बाद जो छोटे सवाल हैं उनको देखेंगे। फिर 26 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसकी एक डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक सवाल या तो डाइवर्सिटी और चेंजिंग रोल्स में से आता है और या फिर एक सवाल एग्जैक्टली रोल्स इन द फैमिली में से आता है। या तो चेंज पे सवाल आएगा या फिर करंट पोजीशन पे सवाल आएगा। तो उसको हम देखते हैं अभी। तो शुरुआत हम कर रहे थे यहाँ से कि फैमिली का चैप्टर हम गो थ्रू कर लें पहले। सो द चैप्टर स्टार्ट्स विद थ्योरीज ऑफ द फैमिली एंड सोशल चेंज एंड perspectives on the role of the family। तो सबसे पहले तो फंक्शनलिस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जॉर्ज पीटर मर्डॉक की, जिसने के तकरीबन 250 डिफरेंट सोसाइटीज़ को स्टडी किया। जॉर्ज पीटर मर्डॉक 1949 और 250 सोसाइटीज़ को स्टडी किया इसने। और उसके नतीजे में उसने ये देखा कि तकरीबन जितनी भी सोसाइटी उसने देखी उन सभी के अंदर फैमिली तो मौजूद थी। और फैमिली ऐसा नहीं हुआ कि एक फैमिली के बजाय कोई और चीज़ हो जो कि वो पर्पस सर्व करती हो जो फैमिली सर्व कर रही थी। और फिर उसने फैमिली को डिफाइन किया 4 बेसिक पॉइंट्स के अंदर। फैमिली के पास कॉमन रेजिडेंस होती है, फैमिली जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और रिप्रोडक्शन करती है, एंड रिप्रोडक्शन। और उसके बाद जो है वो कम अज़ कम एटलीस्ट 2 एडल्ट्स होते हैं उसमें, मोस्टली ऑफ बोथ द सेक्सेस। और उनका रिलेशनशिप जो है ना वो सोशली अप्रूव्ड होता है। ठीक है। और यानी जैसे मैरिड होते हैं या जो भी फॉर्म है साथ रहने की, तो वो अप्रूव्ड होती है सोशली। और उसमें जो है वो 1 और 2 और मोर ओन और अडॉप्टेड चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है। ये जॉर्ज मैडॉक ने देखा 1949 में कि पूरी दुनिया में फैमिली एग्जिस्ट करती है। यहाँ से बेसलाइन शुरू कर रहे हैं चैप्टर की। और ये साहब जो थे, मर्डॉक साहब जो थे, जॉर्ज मर्डॉक, ये फंक्शनलिस्ट थे। ठीक है। तो ज़ाहिर है फंक्शनलिस्ट के आबा अजदाद ने जब डिफ़ाइन कर दिया तो फिर ये एक फंक्शनलिस्ट डेफिनेशन बन गई। ठीक है। तो अब इससे तो बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ है ना भी कि फैमिली तो जैसे अभी आप पोस्ट मॉडर्निस्ट की बात करेंगे अभी आगे जाके हम, तो वो भी आ जाएगी कि वो फ्लूइड है और इस तरह से नहीं है। और हम फेमिनिस्ट की बात करेंगे कि इसकी वजह से यूँ हो रहा है। और तो बहुत सारी चीज़ें भी इसमें आएंगी बात। लेकिन ये एक इनकी डिफाइंड फैमिली
स्ट्रक्चर ये ऐसे है। और इसमें कवर हो रही हैं हर तरह की फैमिलीज़। देखें, एटलीस्ट 2 एडल्ट्स, तो इसका मतलब है कि पॉलीगैमी वाली फैमिलीज़ भी इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो बच्चे कम हो या ज़्यादा हों आ जाएंगे। और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कॉमन रेजिडेंस में रहते हैं लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखते, तो वो फैमिली नहीं कहलाएंगे। ठीक है, लिव इन अरेंजमेंट है और अगर वो सोशली अप्रूव नहीं है तो फैमिली नहीं कहलाएगा। साथ रह रहे हैं, बच्चे कोई नहीं है, तो भी क्वेश्चन मार्क होगा फैमिली पे। इसी की बुनियाद पे जो आगे जाके कुछ लोगों ने कहा कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिविटी है इसमें, बस ऐसे ही हो सकती है फैमिली। इस डेफिनेशन में थोड़ी एक्सक्लूसिविटी है, तो इसको इंक्लूसिव बना दिया जाए किसी तरह से। समझ रहे हैं फ़र्क क्या होता है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में? एक्सक्लूसिव का मतलब है कि अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी। इंक्लूसिव का मतलब है ऐसी चीज़, ऐसी डेफिनेशन दो कि कुछ चीज़ें अंदर आना शुरू हों उसमें। तो उन्होंने कहा कि जी, जैसे इसमें सिंगल पेरेंट फैमिली नहीं आ रही, इसमें विदाउट चिल्ड्रन फैमिली नहीं आ रही। तो गिडन जो है, एक और सोशियोलॉजिस्ट था, ये 2006 की बात हो रही है। तो इन्होंने जो है वो ब्लड रिलेशन को फोकस किया कि इस तरह से अगर डिफाइन कर दें तो, अ, और जेंडर रिलेशन को लिया कि ये कुछ रिलेशंस हैं कि फैमिली जो है वो ब्लड रिलेशंस और जेंडर रिलेशंस में डिवाइडेड होती है। और इसको अगर यूज़ किया जाए तो अकॉर्डिंग टू गिडेंस फैमिलीज आर डिफाइंड थ्रू पीपल डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शंस यानी ब्लड रिलेशंस, वेयर एडल्ट मेंबर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चिल्ड्रन। तो अब ये थोड़ा सा वाइडर हो गई, सिंगल पेरेंट भी आ गया इसमें, है ना? ठीक है जी, तो ये वैरायटी ऑफ पॉसिबल फैमिली फॉर्म्स को कवर कर रही होती है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगा अगर आप कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव डेफिनेशन थी, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम कहेंगे हम कि ये बहुत ज़्यादा, यानी ये हर चीज़ ही लूज, बहुत लूज हो गई। हर चीज़ को फैमिली कह सकते हैं आप फिर। दो बहनें मिलकर रह रही हैं और वो कह रही हैं हम फैमिली चला रहे हैं, तो ये भी फैमिली कहलाई जा सकती है। बाल मर्डॉक ने जो है वो, आपको पता होगा कि फंक्शनलिस्ट की बात हो रही है, तो फिर ऑटोमेटिकली हम बात करेंगे न्यूक्लियर फैमिली की। और देखने में लग रहा है कि डेफिनेशन न्यूक्लियर फैमिली को ही डिफाइन कर रही है। और इसी वजह से इसमें 2 जनरेशंस नॉर्मली कवर होती हैं। देखिए ना, पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कहीं ग्रैंड पेरेंट्स का नाम अभी इसमें नहीं नज़र आ रहा। अब वो ये कह रहा है कि भाई मैं खुद नहीं कह रहा कि फैमिली ऐसी होनी चाहिए। उसने कहा कि मैंने अपने ज़माने में 250 सोसाइटीज़ को स्टडी किया पूरी दुनिया में, तो मुझे ये देखा कॉमन, इसलिए मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। और अगर फैमिली एक्सटेंड भी हो रही है तो उसके सेंटर में न्यूक्लियर फैमिली ही है। अगर ये एक्सटेंड भी हो रही है, इसमें पेरेंट्स, अंकल्स और बाकी लोग भी आ रहे हैं, एक्सटेंडेड फैमिली अलग से कहा गया उसको। ठीक है, तो न्यूक्लियस में यही मौजूद था, जो वाइडर किन है वो एक्सटेंडेड में दाखिल की गई। फिर न्यूक्लियर फैमिली को इन्होंने कहा, मर्डॉक ने, कि ये एक सेल्फ कंटेन्ड इकोनॉमिक यूनिट है। ये अपने आप को खुद सपोर्ट करता है और अपने अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो या साइकोलॉजिकली हो। और इसको उसने बाज़ औक़ात लफ्ज़ आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली भी कहा, और वाज़े करने के लिए कि बिल्कुल अलग से होती है। अच्छा, अब उसने, मर्डॉक की ही चूँकि बात कर रहे हैं, तो मर्डॉक साहब ने ही जो है वो कुछ प्रीरिक्विजिट्स बताए फैमिली के लिए। पहले मैं बता देता हूँ, फिर उस पर हम बात करते हैं। नंबर 1,
कि नो सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड द फैमिली मैरिज। अब उसको मैरिज का लफ्ज़ मैं लिख रहा हूँ अपनी बात कम करने, छोटी करने के लिए। जो भी सोशली एक्सेप्टेड वो है उनका आपस में, ठीक है। फिर उसने कहा कि दे रिप्रोड्यूस। क्या मतलब हुआ? अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, नए फैमिली मेम्बर्स नहीं आ रहे, फैमिलीज एक 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 न्यूक्लियर फैमिली अगली न्यूक्लियर फैमिली को जन्म नहीं दे रही, तो फिर ये अपना फंक्शन पूरा नहीं कर रही। ये फंक्शनैलिटी है एक न्यूक्लियर फैमिली की। और सोशलाइज करते हैं टू टीच चिल्ड्रन द वैल्यूज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। और फिर देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। क्या मतलब हुआ? फॉर इकोनॉमिक रीजंस एज वेल। क्या मतलब हुआ सबा? कैसे होगा? काम डिवाइड हो जाएगा, एक जो है वो घर संभालेगा तो दूसरा नौकरी करेगा, या अगर दोनों नौकरी करेंगे तो दोनों नौकरी भी करेंगे, संभालेंगे। और जो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा उसको सब मिलके सपोर्ट करेंगे, जैसे बच्चे हैं या। तो ये फंक्शनल प्रेरिक्विजिट्स कहते हैं इनको। ये किसी फैमिली के अंदर कम से कम ये हो रहा होता है। फैमिली किसे कहते हैं हमने ये डिफाइन किया। फैमिली के फंक्शनल प्रेरिक्विजिट्स क्या हैं ये हमने लिखे, ठीक है। फिर एक और साहब आए, पार्सन, पार्सन्स एंड बेल्स, 1956। इन्होंने कहा कि पास्ट फैमिली मल्टी फंक्शनल होती थी, बहुत सारे काम करती थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता जा रहा है, एक न्यू सोशल इंस्टीट्यूशन जन्म लेते जा रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम आ गया है। तो अब मल्टी फंक्शनल फैमिली को होने की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन स्कूल देख लेगा, आप खाली पाल लो, ठीक है। तो फैमिली का फंक्शन लॉस हो गया वहाँ पे। फिर आगे हम बात करते हैं तो टू एसेंशियल फंक्शंस इसने कहा, जिसको कि इरिड्यूसिबल कहा। क्या हैं वो टू एसेंशियल फंक्शंस? नंबर वन, प्राइमरी सोशलाइजेशन। ये तो बच्चा घर में ही करेगा, ठीक है, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत तो नहीं है। और दूसरा है स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटीज इन्वॉल्व्स एडल्ट फैमिली मेंबर्स प्रोवाइडिंग फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट। तो फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट। फिर अगर हम पार्सन्स से आगे चलें तो फ्लेचर आ गए। फ्लेचर ने क्या कहा? फ्लेचर थे 1973 में। मैं साल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ये नज़र आए कि कहाँ से चली थी बात, 49, 56, 73। फ्लेचर ने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि इसको कोर और पेरिफेरल फंक्शंस में तोड़ देते हैं। कोर फंक्शंस और पेरिफेरल।
फंक्शंस। अब बताइए कोर फंक्शंस में क्या होता होगा? रिप्रोडक्शन। होगी नहीं ना फैमिली उसके बगैर बेटा। फिर केयर गिविंग कह लें, क्या कहें, सर्वाइवल के लिए जो भी चाहिए, शेल्टर है, खाना है, सो प्रोवाइडिंग बेसिक नीड्स, ये भी इसमें आता है। चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल हो। पेरिफेरल फंक्शंस में आता है, कुछ फैमिलीज करेंगी और कुछ नहीं करेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कोई और इंस्टीट्यूशंस में भी दी जा सकती हैं। जैसे कि एजुकेशन आ गई। जब मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो राइटिंग को ज़रा फोकस मत कीजिएगा। एजुकेशन आ गई, हेल्थ आ गई, इवन स्पोर्ट्स आ गया चले। तो ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो चेंज हो गए। ये तो था फंक्शनल व्यू। ठीक है, फैमिली का फंक्शनल व्यू। अब हम आगे चलते हैं। ज़माना बदला, 1973 से आगे चलते हैं। अब हम आते हैं नियो फंक्शनल पे। नियो फंक्शनल जो हैं वो ज़रा और ब्रॉड टर्म्स में देखते हैं फैमिली को और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को। फॉर एग्जांपल, हॉर्विट्स 2005 में आर्ग्यू करते हैं। हॉगवर्ड्स हॉर्विट्स 2005 में आर्ग्यू करते हैं कि फैमिली फंक्शंस एज अ ब्रिज कनेक्शन, कनेक्टिंग द माइक्रो वर्ल्ड ऑफ द इंडिविजुअल विद द मैक्रो वर्ल्ड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, माइक्रो यानी सेल्फ टू द सोसाइटी, ये मैक्रो। ठीक है, ये हार्वर्ड साहब ने कहा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्रिज है, ये स्पोकन अनस्पोकन हर तरह से काम कर रहा होता है। उनके ख्याल से फैमिली ही वो जगह है जहाँ पे कि बच्चा ट्रांसफॉर्म होता है माइक्रो से मैक्रो की तरफ, क्योंकि यहाँ पे फैमिली जो है वो रूल्स को पास ऑन करती है। अब रूल पास ऑन होने का मतलब है कल्चर पास ऑन हो गया। कोऑपरेटिव बिहेवियर डेवलप करती है। और बच्चों को मौका देती है कि वो रोल मॉडल्स को कॉपी कर सकें अपने पेरेंट्स को। अब एक सवाल है पूरा तफसील से कि फंक्शंस आहिस्ता आहिस्ता फैमिली के लूज होते जा रहे हैं, तो लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द फैमिली, फंक्शन लॉस। ठीक है, तो जैसे इन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल फैमिली में एक्सटेंडेड फैमिली की ज़रूरत होती है, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रियल में क्या हुआ कि एक्सटेंडेड का जो रोल है टेकन अप बाय अदर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसमें मीडिया भी आ गया, उसमें स्कूल भी आ गया, उसमें सोसाइटी के और इंस्टीट्यूशंस आ गए।
तो बाल फैमिली का एक ट्रेडिशनल फैमिली से इंडस्ट्रियल फैमिली की तरफ आते हुए एक लॉस ऑफ फंक्शन हुआ। और इसकी वजह क्या बनी? इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर मॉडर्नाइजेशन। ठीक है जी। तो ट्रेडिशनल को आप कह सकते हैं प्री इंडस्ट्रियल। फिट थीसिस ये जी दिया था पार्सन्स ने, अगेन 1959 की बात हो रही है। और उन्होंने कहा था कि पहले की सोसाइटीज़ यानी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ जहाँ एग्रीकल्चर होता था, वहाँ बच्चे बहुत सारे चाहिए होते थे, क्योंकि लैंड पे काम कर रहे होते थे, मैनुअल काम होता था, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल फार्म भी नहीं होता था। लेकिन हर वक्त वो लोग मसरूफ़ भी नहीं होते थे, फिर इतने सारे बच्चों की देखभाल करने के लिए लोग ज़्यादा चाहिए होते थे। तो ये प्री इंडस्ट्रियल ट्रेडिशनल फैमिली थी जहाँ एक्सटेंडेड फैमिली चाहिए होती थी, जो बच्चों को एजुकेट करने के भी काम आती थी। अच्छा, इसी तरह से इनकम्स इतनी ज़्यादा होती नहीं थी फैमिली, तो भी इंटरनली ये काम हो जाए, किसी इंस्टीट्यूशन में भेज के उसका खर्चा कैसे उठाया जाएगा। तो जो पुरानी प्री इंडस्ट्रियल फैमिलीज थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज थी, उनके बारे में कहा गया कि ये थी मल्टी फंक्शनल। ये था फिट थीसिस, क्योंकि सोसाइटी को उस वक्त ऐसी ही ज़रूरत थी। वो थी किनशिप बेस्ड, यानी ख़ानदान। आप अभी भी पाकिस्तान के किसी भी गांव चले जाएं तो वहाँ पे पूरा गांव एक ही ख़ानदान होता है। ठीक है। और वो सब इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते थे किसी न किसी जोन में। उनकी इस शक्ल में होना इकोनॉमिक प्रोडक्टिव रहता था, जैसे कि एक बंदा नाई बन जाता था। अब सबको नाई नहीं बनना, एक बंदा नाई बन गया, पूरे गांव के बाल काट रहा है। एक बंदा जो है वो कुछ लोग जो है वो काटने में ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ लोग बोने में ज़्यादा अच्छे हैं, किसी के पास ट्रैक्टर आ गया, वो पूरे गांव में सब लोगों के यहाँ हल चला रहा है। तो वो एक दूसरे को फिजिकल सर्वाइवल के लिए हेल्प करती थी ये। ठीक है जी, बात समझ आती है। और इस बात को सपोर्ट करती थी मजीद जो वजूहत हैं कि ऐसा होने की क्या वजूहत है, जैसे मैंने कहा कि लेबर इंटेंसिव थी सोसाइटी, तो बच्चे ज़्यादा चाहिए थे। अब इतने बच्चे आ गए तो उनको संभालेंगे कैसे? तो फिर पर कैपिटा इनकम कम थी, तो एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए थी। फिर कम्युनिकेशन टू द आउटर वर्ल्ड बहुत स्लो होती थी। विद आउटर वर्ल्ड, यानी आप इसमें गाँव को ही सोचिएगा। ये जो प्री इंडस्ट्रियलिस्ट का ना, तो फिर ये फार्मिंग रिलेटेड बात ही बन रही है। तो कम्युनिकेशन स्लो होती थी, इसका क्या मतलब हुआ कि आपको ये पता ही नहीं होता था कि शहर में क्या नौकरियां आई हुई हैं, किस तरह के काम हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आपकी दुनिया बस वही होती थी, तो उससे बाहर निकल पाना वैसे ही पॉसिबल नहीं होता था। सिमिलरली वो इतना ऐसा लेबर इंटेंसिव जॉब थी कि अब जो बूढ़ा हो गया और उसको नहीं फुलफिल कर पा रहा, वो कैसे जिएगा? तो कोई इंस्टीट्यूशन तो था नहीं, तो इस फैमिली को ही टेक केयर करनी थी। ठीक है। एल्डरली हैज़ हैड नो वेयर टू गो, नो इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर सपोर्ट करता था प्री इंडस्ट्रियल दौर में। लेकिन इंडस्ट्रियल दौर में अभी सब कुछ ही चेंज हो गया। देखें, लेबर इंटेंसिव नहीं रहा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग नहीं चाहिए। फिर पर कैपिटा इनकम बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आपको एक फैमिली को राइज करने के लिए बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, कम बच्चों से भी काम चल जाएगा। फिर इंस्टीट्यूशंस बन गए, क्योंकि अब आप अफोर्ड कर सकते हैं उन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो एक्चुअली हो सब कुछ वही रहा है। पहले कमाते कम थे, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अब ज़्यादा कमा रहे हैं तो अब बाहर वालों को पैसे दे रहे हैं। तो एक्चुअली वो इस हाथ से दे रहे हैं और साथ से दे रहे हैं। यूँ करने के चार लोग थे, चार लोग मिलकर एक फैमिली के मेंबर थे, वो बच्चे पाल रहे थे। अब दो लोगों ने कहा हम दो अकेले पाल लेंगे, और हम एक इंस्टीट्यूशन के पास बच्चा भेज देंगे जहाँ पे वो पढ़ा दें। यही दो बाहर गए, जाके उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली वही चार लोग ही हैं। पहले वो वेदंता फैमिली थे, अब
फैमिलीज जो हैं वो आइसोलेट हो गई, या जिसको आप कहते हैं कि न्यूक्लियर हो गई। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि पार्सन्स ने जो भी कहा, टेलकट पार्सन्स 1902 से 1979 तक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट था। वैसे तो दुनिया में जितने भी अभी मॉडर्न दौर में इतनी बड़ी थ्योरीज आई हैं ना सोशियोलॉजी, तो वो ज़्यादातर जो है जर्मनी से आई हैं। मैक्स वेबर जर्मन था, ठीक है। कार्ल मार्क्स जर्मन था। दुर्खीम जर्मन था। ये सब करीब के ही लोग थे, एक ही करीब करीब की सोसाइटी में आते थे। कार्ल मार्क्स की तो ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट उसके मरने के बाद हुई, लेकिन ये कि इनके इनके पास ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ बहुत ज़बरदस्त मौका था उस वक्त कि जर्मनी पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने ऑब्जर्व भी किया और उसकी बेस पे कुछ अपनी ख्यालात का इजहार कर पाए। अच्छा, अब पार्सन्स ने ये बातें कही क्या कि जी फंक्शनैलिटी लॉस हो रहा है, उसकी वजह इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जैसे मैक्स वेबर ने ये कहा था कि आपको पता है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स का कुछ फ़र्क पता है? कैथोलिक्स जो हैं वो ये बिलीव करते हैं ना कि अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल ही कोर में जाके एक बात करूँ कि वो पोप के पास गॉडली पोप असाइन होता है, मतलब अल्लाह की तरफ से उसका कनेक्शन है कोई। प्रोटेस्टेंट कहते हैं नहीं, क्लर्जी के पास कोई पावर्स नहीं है, यानी प्रीस्ट के पास कोई पावर नहीं है, अच्छा आदमी होगा कोई भी प्रीस्ट बन सकता है, उनको खास पोप होने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके यहाँ पोप नहीं होता। तो ये इसकी वजह से कैथोलिक्स जो हैं प्रोटेस्टेंट्स को बिल्कुल आउट ऑफ द रिलीजन समझते हैं। जैसे आप कहते हैं कि आपने प्रॉफिट का इनकार कर दिया, एक तरह से यूँ समझ लें। तो कैथोलिक्स के अंदर ये आसानी होती थी कि जब एक एक सुपर फिगर मौजूद है तो फिर लोगों को कंट्रोल करना थोड़ा आसान है। एक गॉड का चुना हुआ नुमाइंदा मौजूद है, उसकी बात माने उसके, और वो अगर अगर उसके साथ स्टेट मिल गई है तो जनरल पब्लिक को कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता था। अब प्रोटेस्टेंट हो गए तो अब पोप नहीं है, पोप नहीं है तो पब्लिक को कैसे समझाएं कि खुदा असल में क्या कहना चाहता है, ये टाइम टू टाइम ज़रूरत के हिसाब से कैसे एडजस्ट करें, और स्टेट किस तरह से लोगों को रिलीजियसली मोटिवेट करे कि ऐसा करना नहीं करना। तो एक व्यू था, जैसे कि मार्क्स का व्यू था कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ पीपल, कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। स्टेट जो है वो रिलीजन को यूज़ करती है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैक्स वेबर ने इसका उलट कहा। अमेरिकन सोसाइटी जब डेवलप हुई थी तो अमेरिका में बादशाहत नहीं थी। अमेरिका में मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर कुछ आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही थी चीज़ें, और उसी ज़माने में स्टीम पावर भी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई मतलब। और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका ने उठाया। बहुत ज़्यादा अमेरिका इंडस्ट्रियलाइज हुआ, बहुत तेज़ी से ग्रो किया, उसके बहुत मसाइल भी हुए, और मसाइल को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने काफ़ी बातें कही कि इंडस्ट्रियल बड़े ख़राब लोग हैं और इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, वो लोगों को ग़ुलाम बना रहे हैं। कैपिटलिस्ट जिसको आप कह रहे हैं। बताना मैं चाह रहा हूँ, मैक्स वेबर ने कहा कि इसका कार्ल मार्क्स की उलट बात है। कार्ल मार्क्स कह रहा है कि चूंकि कैपिटलिज्म एक ख़ास तरह का स्टाइल चाहता है कि वो पैसे सारे खींचे एक जगह पे। कार्ल मार्क्स कहता था प्रॉफिट इज़ अ बैड थिंग। आप दूसरे लोग मेहनत करते हैं, दूसरे लोग चीज़ बनाते हैं, और जो ओनर होता है उसको महंगे दामों बेच के उससे प्रॉफिट अपनी जेब में डालता है, तो वो उसको एज अ बैड थिंग समझता था। वेबर ने ये कहा कि कैपिटलिस्ट पहले बने और अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने रिलीजन को यूज़ किया और लोगों को प्रोटेस्टेंट बनाया, और प्रोटेस्टेंट जो है वो फॉलो कर रहे हैं सर्टेन लाइफ तरीके को। उसने कहा इसका उलट है, प्रोटेस्टेंट पहले लोग बने, उसकी वजह से कैपिटलिज्म तश्कील पाया। यानी लोगों का जब लाइफस्टाइल उससे हटा के कोई एक पोप है जो हमारा सेवियर है और उसको जाके हम अपना सिन कन्फेस करेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, अब ऐसा नहीं है। तो फिर हमें अपने आप सर्वाइवल के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए डेली कुछ और बेहतर करना है। तो वो प्रोटेस्टेंट्स, इन हिज व्यू प्रोटेस्टेंट्स वर मोर वर्काहॉलिक टाइप ऑफ पीपल, वो ज़्यादा परेशान रहते थे हमें आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है। तो इस मेंटालिटी ने कैपिटलिज्म को डेवलप किया। बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, ये डिस्कशन है, डिस्कोर्स है कि एक ही सोसाइटी के दो बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, दो बिल्कुल अपोजिट एंड से आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म ने रिलीजन को यूज़ किया, वो कह रहे हैं रिलीजन की वजह से कैपिटलिज्म डेवलप हुआ। तो वेबर कहता था कि अगर सोसाइटी को डेवलप करना है तो आपको उसको एड और लोन नहीं देने, आपको उसको
उसकी वैल्यूज सेट करवानी है। वैल्यूज सेट होंगी तो सोसाइटी डेवलप हो जाएगी। है मोर फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल्स वाइल दुर्खीम वॉज मोर फोकस्ड ऑन द सोसाइटी एज होल। दुर्खीम भी कैपिटलिज्म के हक में नहीं था। ठीक है भाई, तो वापस आते हैं कि पर्सन्स ने जो भी आइडियोलॉजी प्रेजेंट की थी उसके हवाले से कुछ मजीद बात थोड़ी सी करते हैं। अब इसी बात के ऊपर फिंच साहिबा ने 1989 में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट रखा। फिंच साहिबा 1989 उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट ये दिया इस थीसिस पे, फिट थीसिस कहलाता है, कि फंक्शनैलिटी पहले कुछ और थी, अब आहिस्ता आहिस्ता फंक्शनैलिटी लूज हो रही है। क्या ये सही, क्या ये अच्छी बात है बुरी बात है, ये तो बात ही नहीं हो रही ना, डेफिनेशन की बात हो रही है कि सोसाइटी पहले ऐसी थी अब सोसाइटी ऐसे हो गई है। तो इन्होंने कहा कि मुझे तो एविडेंस नहीं मिला, फाउंड नो एविडेंस, किस चीज का, ऑफ यूनानिमस extended families in pre-industrial era। ठीक है, इन्होंने कहा नहीं, प्री इंडस्ट्रियल भी मुख्तलिफ टाइप की फैमिलीज होती थी। ये आप बहुत जनरलाइज कर रहे हैं कि प्री इंडस्ट्रियल जो है वो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती थी और पोस्ट इंडस्ट्रियल न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो एविडेंस नहीं मिलता कि प्री इंडस्ट्रियल सिर्फ एक्सटेंडेड फैमिलीज ही सारे फंक्शंस प्ले कर रही, जिस हिसाब से आप डिफाइन करना चाह रहे हैं कि पहले सारे माँ बाप और ये चचा ताया और अंकल मिलके, दादा दादी मिलके बच्चों को हर तरह से पालते थे, इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत नहीं थी। तो कह रही है ऐसा तो नहीं मिलता मुझे, बल्कि मुझे मिलता है कि ऐसा भी था और कुछ और भी था। तो एक वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री अपना फैमिलीज का स्ट्रक्चर मिलता है, इन्होंने कहा। ठीक है जी। तो ये जो लफ्ज़ फिट आया था ना, फिट इसलिए आया था, फिट थीसिस जो था वो इसलिए आया था, पर्सन कहना ये चाह रहे थे कि एक्सटेंडेड फैमिली वाला पुराना ट्रेडिशन सिस्टम उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से फिट था, और न्यूक्लियर फैमिली आज की इंडस्ट्रियल दौर के हिसाब से फिट है। तो ये फंक्शनलिस्ट है ना, बिल्कुल कड़क कड़क खड़ा खड़ा बनाते हैं कि बस ये हर एक का रोल डिफाइन हो जाए, क्लियर हो जाए इस तरह से। तो जैसे कि इन्होंने कहा, वर्ल्ड ऑल्टरनेटिव सजेशन इज दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन फर्स्ट अकर्ड इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप बिकॉज प्री इंडस्ट्रियल फैमिली स्ट्रक्चर वर ऑलरेडी मेनली न्यूक्लियर रादर देन एक्सटेंडेड। इन्होंने कहा कि जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि वेबर ने एक डिफरेंट अप्रोच ली, इसकी अप्रोच उलट है। इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैमिली ने फंक्शन लॉस किया है। ये कह रही है फैमिली फंक्शनलिटी लॉस्ट हो चुकी थी, न्यूक्लियर फैमिलीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, और जिन इलाकों में एग्जिस्ट कर रही थी वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा आसानी से हो सकी। फर्क पता चल महसूस हो रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से न्यूक्लियर फैमिली बनी, वो कह रही है न्यूक्लियर फैमिली की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। तो दोनों का अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो न्यूक्लियर फैमिली चूँकि बन चुकी थी तो उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को। जो लोग आसानी से निकल सकते थे, मूव कर सकते थे। फिर ये कह रही है कि इतनी कॉमन नहीं थी, नॉट एज कॉमन एज इट इज़ बीइंग कोटेड बाय द फिट थ्योरिस्ट। फिर इनकी एक और बात भी थी, एक एक आर्ग्यूमेंट इन्होंने और दिया। उन्होंने कहा भाई आप ये बताइएगा ज़रा कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी प्री इंडस्ट्रियल में, आप बता सकती हैं साहबा? 35 से 40। जी जी। तब बताइए कि वो दादा दादी हैं कहाँ, वो हैं कहाँ दादा दादी? ख़ास तौर पे जो अर्बनाइज्ड एरिया थे वहाँ पे बहुत हार्ड वर्क था, इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज़ में बहुत एक्सीडेंट्स होते थे, डेथ्स का बहुत चांस हाई होता था। तो
वर्टिकली एक्सटेंडेड फैमिलीज नहीं होती थी इस तरह से, नहीं हो पाती होंगी। अच्छा, ये बात हो रही है उन्हीं एरियाज की जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। फिर मज़ीद इस पे इन्होंने ये कहा, फिर इन्होंने एक बात और कही कि जो प्राइमोजेनेचर था, प्राइमोजेनेचर क्या होता है, जो पहला बेटा है ना, बस सब कुछ उसका, बाकी सब खत्म। सिर्फ फर्स्ट बॉर्न जो है, फर्स्ट बॉर्न सन जो है वो हैड एवरीथिंग, सारी इनहेरिटेंस उसकी, सारी जायदाद उसकी, पूरा घर उसका, सब नौकर उसके, सारे पैसे उसके, बाकी जो बच्चे बाद में आएंगे उनको वो सपोर्ट करे ना करे, उसका सब कुछ है। तो फिर कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा जायदाद आएगी ऑटोमेटिकली, जब कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे आएंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सपोर्ट होगी। ठीक है, तो जब प्राइमोजेनेशन थी, प्राइमोजेनेचर था जिस ज़माने में, उस ज़माने में जब बड़े बेटे को सब कुछ मिल गया तो बाकी लोग क्या करते थे, मूव ऑन कर जाते थे शहरों में दूसरी जगह पे, और एज अ वर्कर लेबर अवेलेबल हो जाते थे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट हो गई। तो अगेन ये उसके अगेंस्ट है कि एक्सटेंडेड फैमिली थी तो सब मिलके रह रहे थे, एक जगह पे रहते थे एक दूसरे ऐसा तो नहीं हो रहा। बहुत से ख़ानदानों में ये मसला था कि सिबलिंग्स को बाहर निकलना पड़ता था, क्योंकि अब बड़े भाई के पास जो भी आ गया सब उन्होंने खा गए, अपनी फैमिली अपने बच्चों को दे दिया, बाकी सबको बाहर निकलना पड़ा। और इसी तरह से एंडरसन 1995 में भी आर्ग्यू करते हैं कि मुझे भी कोई एक सिंगल ख़ास के हर जगह सिर्फ यही फैमिली स्ट्रक्चर हो, ये नहीं मिला कि हर घर हर ख़ानदान में उस ज़माने में एक्सटेंडेड था। ऐसा नहीं था कि एक्सटेंड नहीं था, लेकिन सिर्फ एक्सटेंडेड ही था ऐसा नहीं था। ठीक है जी। और इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में भी एक्सटेंडेड फैमिलीज थी। किसने कहा? एंडरसन ने। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? फिट थीसिस के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट। तो फैमिलीज कैसे इवॉल्व हुई हैं, अब समझ रहे हैं ना बात। फंक्शनलिस्ट ने एक व्यू दिया कि फैमिली ऐसी होती थी, फंक्शनलिस्ट ने फिर ये बताया कि पहले जो एक्सटेंडेड फैमिली थी वो अब से ऐसी क्यों हो गई, उन्होंने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुई। इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो अक्सर आर्ग्यूमेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें तो मिला ही नहीं कि ऐसा होता था, और उसके अलावा मुख्तलिफ रीजन एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। एक और इन्होंने कहा कि एंडरसन ने सजेस्ट किया कि ये तो इवन बाज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक्सटेंडेड फैमिलीज बनना शुरू हो गई। उनका कहना ये था कि जहाँ इंडस्ट्री लगी बहुत से ख़ानदान ऐसे हुए कि उस इंडस्ट्री के करीब आके आबाद हुआ एक शख्स, फिर वो अपने बच्चों को ले आया, फिर अपने भाई को ले आया, फिर अपने और लोगों को ले आया कि यार ये करीब में ही रहते हैं, मुझे जॉब पे जाना चाहता हूँ, तुम भी मेरे साथ चल लो जॉब पे। तो मैं देहात में रहता हूँ, मुझे अच्छी नौकरी मिली, तुम भी यहीं आके रह लो। और आप यहाँ पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, इवन बाहर भी देख सकते हैं, वेस्ट में अमेरिका में एक भाई गया, फिर उसने दूसरे भाई को बुलाया, फिर तीसरे भाई को बुलाया, फिर बेगम को बुलाया, एक्सटेंडेड फैमिली बन गई वहाँ पे, है ना। कैसे रहते हैं आपके मामू? अकेले रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं? नहीं, बल्कि वो एक एक्सटेंडेड फैमिली में रहते हैं। तो ये एग्जिस्ट करती है, ये हकीकत है कि जहाँ इंडस्ट्री नहीं लगती है वहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिलीज की पॉसिबिलिटी बन जाती है उन लोगों के लिए जो वहाँ के मूव इन करते हैं। तो ये बात भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त उसने आर्ग्यूमेंट रखा। इसी तरह से उस ज़माने में एक तो उन्होंने कहा कि पीपल मूव्ड नियर इंडस्ट्री मेकिंग एक्सटेंडेड फैमिलीज। तो ये बिल्कुल उसके उलट बात हो गई। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक्सटेंडेड फैमिली खत्म हुई, ये कह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक्सटेंडेड फैमिली बनी थी शुरू में। इस तरह से उन्होंने कहा जब शुरू शुरू में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी तो नो गवर्नमेंट
हेल्थ सपोर्ट तो कोई थी ही नहीं, तो फिर वो हेल्थ केयर कौन करता था? वो एक दूसरे के पास होती थी, एक्सटेंडेड फैमिली की रीज़न होता था उस जमाने में। यही तरह से हालात ख़राब थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में मुश्किल ज़माना था। एक दोनों पेरेंट्स बादों काम करते थे और ग्रैंड पेरेंट्स टेक केयर करते थे, ये भी होता था। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन 1800 एंड समथिंग, जिसको आप 19th सेंचुरी कहती हैं। पेरेंट्स हेल्प्ड इफ बोथ पेरेंट्स वर्कड। मैच फैक्ट्री में औरतें भी काम करती थी। फिर इन्होंने एक बात और कही कि हाँ, ये बात ठीक है कि डेथ रेट ज़्यादा था उस वक्त, लेकिन उस ज़माने में ऑर्फन्स को फैमिली में टेक इन करने का रिवाज भी था, तो यूं फैमिली बढ़ जाती थी। वो मेरा चचा नहीं है, मेरे अब्बू का कज़न है, तो मैंने उनको ले लिया। वो बेचारे ऐसे थे, उनको कोई टेक केयर नहीं कर रहा था। वो मेरा पोता नहीं है, मेरे भाई के फलाने का बेटा है, तो मैंने उसको ले लिया। तो ये जो है वो, although life expectancy was short, but people used to adopt each other। each other इस तरह से कि वर्टिकली भी और मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। बैकवर्ड अडॉप्शन का मतलब है कोई बूढ़ा आदमी है, उसके बच्चे नहीं है, उनको ले लिया। डाउनवर्ड अडॉप्शन का मतलब है कोई बच्चा अकेला है, ऑर्फन है, उसको उठा लिया आपने। ठीक है, और बच्चे भी कम उम्र से काम करते थे। तो ये इन्होंने बात की एंडरसन ने। इसके अलावा एंडरसन ने ऑल्दो के कुछ सिमिलर सी बात की, लेकिन आर्ग्यूमेंट दिया है फिट थ्योरम थीसिस के अगेंस्ट, कि फैमिली न्यूक्लियर हुई इसलिए दूसरे इंस्टीट्यूशन बन गए। उन्होंने कहा दूसरे इंस्टीट्यूशन बन गए इसलिए फैमिली न्यूक्लियर हुई। इन्होंने कहा वो इंस्टीट्यूशन जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और रिक्रिएशन, लेजर, स्पोर्ट्स, ये सब इंस्टीट्यूशंस मौजूद हो गए, जिनकी वजह से भी जो है वो एक्सटेंडेड फैमिलीज बंद हुई हैं। लेकिन साथ में इसने एंडरसन ने ये भी कहा कि यस, मैंने एग्री कर लिया कि दूसरे इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, फैमिली फंक्शन लॉस्ट हुआ है, लेकिन इनका कहना था कि ये फंक्शंस कंप्लीटली लॉस्ट नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, वो घर में बैठ के पढ़ा रहे होते हैं। अभी भी देखें आपके सामने, मैं भी तो आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि फैमिलीज ने बिल्कुल हेल्थ की टेक केयर करना बंद कर दी है। ऐसा नहीं है कि लेजर एक्टिविटीज़ में फैमिलीज एक दूसरे के साथ इंगेज नहीं हो रही। तो ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव सा अब आपके पास जो है वो अर्ली फंक्शनल व्यू, ट्रेडिशनल व्यू, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसकी वजह बताई गई। वो था फिट फिट थीसिस, जो कि किसने पेश किया था? पार्सन्स ने। और उसके जवाब में फिर जो है वो पार्सन्स के फिट थीसिस के जवाब में जो है वो हमने बहुत अच्छी से बातें समझी कि ठीक है, उसने जो एक्सप्लेन किया वो गलत भी नहीं था, मतलब वो एक एंगल था बात समझने का, लेकिन दूसरा एंगल जो है वो हमें हमारे सामने रखा। ये फंक्शनलिस्ट की बात हो रही थी। अब हम जो है वो इवेल्युएशन कर रहे हैं फंक्शनलिस्ट की जो बातें अब तक हमने की हैं। तो पॉजिटिव बात ये लिखी है कि फंक्शनलिस्ट जो है वो फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट टू फोकस ऑन फैमिली and its importance, attention to the
है, पूरा ही लिखा, फोकस ऑन फैमिलीज। और दूसरा पॉइंट है अटेंशन टू द पॉजिटिविटीज दैट फैमिली ब्रॉट टू द सोसाइटीज। ठीक है। और क्या, शॉर्ट शॉर्ट लिखो ना, पूरा पूरा जुमला क्यों लिख रहे हो। तीसरी बात ये कि मेन फोकस ऑन न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो अप्रोच है इससे मसाइल हैं, मसलन 20th सेंचुरी यूएसए फैमिलीज़। 20th सेंचुरी किसे कहते हैं, 1900 समथिंग को, है ना। लेकिन ओनली फोकस्ड ऑन 20th सेंचुरी यूएस वाइट फैमिलीज़। इतना गंदा भी नहीं लिखो, वाइट फैमिलीज़। ठीक है। सो डैश लगा के लिख दो आगे आउटडेटेड। जिसको ये कहते थे प्राइवेटाइज न्यूक्लियर फैमिली, इसी के आउटडेटेड के आगे लिखो प्राइवेटाइज न्यूक्लियर फैमिली कहते थे। क्या क्या मिस किया इन्होंने, इन्होंने कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स थे, उसके अलावा भी कल्चर्स थे, तो दे मिस्ड डिफरेंट कल्चर्स, एथनिसिटीज़, रिलीजन्स। इससे नहीं मिटेगा, रबर लेना पड़ेगा वहाँ से, ये रबर नहीं है। मिस डिफरेंट कल्चर्स, एथनिसिटीज़, रिलीजन, इनका रोल मिस किया इन्होंने। और फिर एक और बात, ओनली पॉजिटिव्स अबाउट न्यूक्लियर फैमिली। नेगेटिव क्या क्या मिस कर दिए इन्होंने, अभी इसमें 7-8 आने, तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ से लिख लीजिएगा। न्यूक्लियर, NUCLE, UA, अच्छा। क्या क्या मिस किया इन्होंने, नंबर 1 वेमेन को फिक्स कर दिया, वेमेन्स रोल वर फिक्स्ड। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, मेंस रोल का लिमिट था इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जो मेंस का रोल फिक्स कर दिया कि नहीं करेगा ज़्यादा। पैट्रियार्की, एक्सटेंडेड फैमिली का रोल ख़त्म किया। एक्सटेंडेड फैमिली का रोल ख़त्म कर दिया। ठीक है। वायबिलिटी ऑफ अदर फैमिली सिस्टम्स, वो भी नहीं कहीं डिस्कस किया इन्होंने। फिर आखिरी बात, इन्होंने बहुत ज़्यादा, नहीं आखिरी तो नहीं है खैर, ओवर डिस्टिंग्विश्ड, इस यहाँ लाइन खींच के इस तरफ आ जाओ ना, ओवर डिस्टिंग्विश्ड फैमिलीज फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस। यानी अब एजुकेशन भी को अलग कर दी, फैमिली भी को अलग कर दी, हेल्थ भी को अलग कर दी।
फैमिली को खाली क्या दे दिया, वही रिप्रोडक्शन और प्राइमरी सोशलाइजेशन दे दी बस खाली। हालांकि और चीज़ें भी कर रही है किसी न किसी दर्जे में फैमिली। इसी तरह से इन्होंने सोशलाइजेशन को वन वे रखा, जबकि सोशलाइजेशन टू वे होती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? पेरेंट्स सोशलाइज करना सिखाते हैं बच्चों को, जबकि एक्चुअली में बच्चे भी पेरेंट्स को सिखा रहे होते हैं, क्योंकि उनका भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। नहीं करो तो ओनली वन वे सोशलाइजेशन, बात याद रहेगी इस जुमले से। तो ये हमारा एक इवेल्युएशन कंप्लीट हो गया, फंक्शनल फंक्शनलिस्ट अकाउंट ऑफ फैमिली। ठीक है, यही तरह जूम कर करके बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा बना दिया आपने इस पेज पे। नया पेज ले लेते हैं अगला। अब मार्क्सिस्ट अकाउंट पर हेडिंग डाल दीजिए, जूम कीजिए यहाँ पे। मार्क्सिस्ट अकाउंट की बात हो रही है कि मार्क्सिस्ट अकाउंट फैमिली के बारे में, मार्क्सिस्ट अकाउंट नेगेटिव है, याद है ना ध्यान में, कि मार्क्स कहता है कि ये टूल है कैपिटलिज्म का, आइडियोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए, रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर के लिए, कंजम्पशन के लिए। ये बुनियादी घूम रही हैं इससे कि तो लिख लें यही तीनों बातें। पहली बात, फैमिलीज जो है वो आइडियोलॉजिकल कंट्रोल का टूल है, आइडियोलॉजिकल टूल फॉर आइडियोलॉजिकल कंट्रोल। क्या मतलब हुआ इस बात का कि एक जहन में बिठा दिया कि फैमिली ऐसी होनी चाहिए, उसको ऐसा रहना चाहिए, इस तरह की बातें करनी चाहिए, ऐसे वोट देने चाहिए, इस तरह के लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए, ये फैमिली होती है, आई एम ए फैमिली मैन। और उसके हिसाब से ही फिर अपने उसने रोल मॉडल्स को इलेक्ट करना है और ज़िंदगी वैसे गुजारनी है। फिर ये आइडियोलॉजिकल कंट्रोल के अलावा इकोनॉमिक कंट्रोल एंड रिप्रोडक्शन। हाँ, है ना, फ्यूचर वर्कर्स प्रोड्यूस करने हैं इन्होंने बस, और वो उसी तरह टेम हो जैसे कि आप टेम हैं। फिर टारगेट फॉर कंजम्पशन, उनको आप मार्केट करें, एडवर्टाइज़ करें, उनको सिखाएं कि फैमिली को ये चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, फैमिली के पास टीवी होना चाहिए, फैमिली के पास ऐसा घर होना चाहिए, उससे बच्चों का अलग बेडरूम हो, इस तरह से हो, पूरा एक लिविंग स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड वो मार्केट करते हैं, उसकी वजह से कंजम्पशन जो है बढ़ती है। ख़ास तरह का लेजर, ख़ास तरह का शेल्टर, ख़ास तरह का फूड, आउटिंग, और फिर वही सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए वो प्रॉफिट रखते हैं। और पॉलिटिकल कंट्रोल, ये बात भी हम कर चुके हैं कि किस तरह से फैमिली जो है वो, जेरेट्स्की ने आर्ग्यू किया था इसमें, लिख लें नाम छोटा सा साइड में, जेरेट्स्की का ये बात, ZARETSKY, अपने प्राइवेट प्रॉब्लम्स से फोकस्ड ऑन प्राइवेट प्रॉब्लम्स। तो वो जो ग्रेटर प्रॉब्लम्स हैं, ग्रेटर इश्यूज हैं, उनको जो है वो, उनमें वो अपने आप को न एंगेज करते हैं और पावरलेस फील करते हैं। इट्स अ रेफ्यूज, आगे लिख लें इन 4 पॉइंट्स के अलावा, इट्स अ रेफ्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। क्या टेढ़ा टेढ़ा लिख रही हो? इट्स अ रेफ्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब भागते हैं लोग अपने आप को बचाने के लिए।
तो मार्क्स मार्क्स को यानी ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि ये आइसोलेशन में सिर्फ मार्क्स सही है और सिर्फ फंक्शनलिस्ट सही हैं, बल्कि हम ये पूरी एवोल्यूशन देख रहे हैं। तो मार्क्स की जो भी आर्ग्यूमेंट है फैमिली के अगेंस्ट, उसको एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट के तौर पे देखना चाहिए, और न्यूक्लियर फैमिली को भी एडजस्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से कि इसमें मसले हल हो सकें। तो एक बात सिर्फ सही है ये दुरुस्त नहीं है, तो उसकी करेक्टिव जो डिस्कशन है वो अच्छी बात है। और इसी हवाले से अब अगली हेडिंग लगा लीजिए, न्यू मार्क्सिज्म। फिर हम फेमिनिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो न्यू मार्क्सिज्म जो है वो कल्चरल डायमेंशन को भी ऐड कर देता है। क्लास कल्चर नहीं लिखे, नहीं बता रहा हूँ आगे। क्लास कल्चर इस तरह की चीज़ों को भी डिस्कशन में लेके आता है। तो बोर्डियो एक था मार्क्सिस्ट, BOURDIEU। इन्होंने कहा कि कल्चरल कैपिटल बनता है फैमिली के अंदर, जिसकी वजह से कुछ कुछ लोगों को दूसरों पे एडवांटेज होता है। कल्चरल कैपिटल का लफ्ज़ यूज़ किया। चूँकि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा हूँ, तो मैं अपने बच्चे मतलब मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है इंडस्ट्री कैसे लगानी, ऑटोमेटिकली मैं ज़्यादा सूटेड हूँ और खुद ब खुद मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी कि मैं इंडस्ट्री लगा सकूँ। सेम गोज़ फॉर एनी टाइप ऑफ नॉलेज, वो फैमिली में रहती है, इसकी वजह से एजुकेशन में, वर्क में हेड स्टार्ट मिल जाता है। ठीक है, गिव्स द अनफेयर एडवांटेज। तो एक कल्चरल कैपिटल था, इसी तरह से एक सोशल कैपिटल है। सोशल कैपिटल क्या है? क्या लिखनी है? ठीक है, सोशल कैपिटल क्या है? फंक्शनल, जो आपने कल्चरल कैपिटल लिखा, कहाँ लिखा? कल्चरल कैपिटल से सोशल कैपिटल भी मिलता है फैमिलीज को। इसी में इसी का दूसरा पॉइंट है ना। न्यो न्यो मार्क्सिस्ट का एक पॉइंट है कल्चरल कैपिटल, दूसरा पॉइंट है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल क्या होता है? मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसके लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे जानने वाले सारे पॉलिटिकल बड़े बड़े लोग हैं, तो मुझे उनकी वजह से एक्सेस मिलेगी रिसोर्सेज को की, तो वो अनफेयर एडवांटेज यहाँ भी हो जाएगा मेरे लिए। उसके अलावा सिम्बॉलिक तीसरा है, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, तीसरा है सिम्बॉलिक कैपिटल। यानी मैं तो जी भुट्टो फैमिली से हूँ, मैं शरीफ फैमिली से हूँ, मैं फलाने ख़ानदान से हूँ, तो मैं सैगल हूँ। तो तो इससे आपको एक सिम्बॉलिक लीड एज मिल जाता है दूसरों के मुकाबले में। दूसरे वैसे ही आपको एज अ सुपीरियर बीइंग समझना शुरू हो जाते हैं। उससे आपको अथॉरिटी मिलती है और चार्म मिलता है, अथॉरिटी एंड करिश्मा। सिम्बॉलिक कैपिटल का मतलब है आपको पहले से ही अथॉरिटी और करिश्मा मिला हुआ होता है। अब इसी की बात के ऊपर जब भी हमने कहा मार्क्सिस्ट ने और न्यू मार्क्सिस्ट ने फंक्शनलिस्ट के ऊपर ये बात की कि फैमिली में ये मसाइल हैं। अभी तरह से फंक्शनलिस्ट की बात पे बात की होगी फेमिनिस्ट ने, तो उसके बाद हम इस लेक्चर को यहाँ ख़त्म करेंगे, क्योंकि अंदाज़ा मुझे हो रहा है कि हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा 3 पार्ट्स में, जिस तरह से कि 3 पार्ट्स दिए हुए हैं किताब में। तो 3.1 कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और फिर 3.2 को हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ताकि ये बात डाइजेस्टेबल पोर्शंस में रहे। ठीक है, 3.1 ये था। 3.2 जो है वो है आपका डाइवर्सिटी, और 3.3 है जेंडर इक्वालिटी एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। फिर एज एंड फैमिली लाइफ है, इन दोनों को मिला सकते हैं, ये छोटे से हैं दोनों। ठीक है भाई, तो हम अब करते हैं फेमिनिस्ट की बात।
फेमिनिस्ट ने जो है फंक्शनलिस्ट को और मार्क्सिस्ट को दोनों के अकाउंट्स को डिस्कस किया, और इन्होंने पहली बात तो ये की कि विमेन एज डोमेस्टिक लेबर बनाते हैं ये, फैमिली जो है वो अनपेड नहीं, हाँ अनपेड डोमेस्टिक लेबर कह लें, डोमेस्टिक लेबर का टूल है ये, औरतों को डोमेस्टिक लेबर बनाने के लिए। अब फेमिनिस्ट के अपने इतने फेमिनिस्ट के इतने ग्रुप्स हैं, लिबरल हैं, रेडिकल हैं, मार्क्सिस्ट हैं, ब्लैक हैं, तो अब मैं इनको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा। लिबरल फेमिनिस्ट ज़ाहिर आर्ग्यू करते हैं कि इनके आर्ग्यूमेंट्स लिख लेता हूँ। लिबरल जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि इम्प्रूव हो सकती है नए कावानीन के तहत ख़वातीन की ज़िंदगी, कैन बी इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव हो सकती है। और बहुत से कावानीन ये लेके आए हैं जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन एक्ट्स वगैरह लेके आए हैं, जिसकी वजह से समझते हैं कि बेहतर हो गई है। लेकिन रेडिकल फेमिनिस्ट जो हैं वो ही कहते हैं कि पैट्रियार्की जो है वो डोमिनेटिंग विमेन और चिल्ड्रन बाय मैन, और सोसाइटी चूँकि अभी तक पैट्रियार्कल है तो इसलिए अभी भी न्यूक्लियर फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये सब जो है वो उनको डोमिनेट करता है। एंड दे से दैट women would be better without a family, और उनको लगता है कि एक बहुत रेडिकल चेंज लाना पड़ेगा ताकि पैट्रियार्की से निजात हासिल की जा सके। इवन दे आर्ग्यू दैट the women need to live completely separate from men। वो जो नहीं होता वो अमेजोनियन, रेडिकल फेमिनिस्ट है अमेजोनियन है। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट जो हैं वो फेमिनिज्म और मार्क्सिज्म दोनों को मिला लेते हैं। मार्क्सिज्म के वो जो इश्यूज हैं कि जी कैपिटलिज्म भी मसला है और पैट्रियार्की भी मसला है, ये कहते हैं। इन्होंने कहा औरतों को डुअल बर्डन फेस करना पड़ता है, डबल शिफ्ट लगाती हैं, बाहर जाके नौकरी करके आती हैं और घर आके घर का काम करती हैं, और बाज़ ने भी कहा कि ट्रिपल शिफ्ट लगा रही हैं आजकल। क्योंकि पहले वो नौकरी करके आती हैं, उसके बाद घर साफ़ करती हैं, उसके बाद वो अपने ऊपर टाइम लगाती हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए। ट्रिपल शिफ्ट है। और ब्लैक फेमिनिस्ट तो पूरी एक अलग ही मूवमेंट है। ये मर्दों को एनिमी की तरह नहीं देखती, लेकिन ये कि सोसाइटी में बाकी औरतों के मुकाबले में ब्लैक वुमेन बाकी औरतों से भी वो की जाती हैं, डिस्क्रिमिनेट की जाती हैं, तो उसको ज़्यादा फोकस करती हैं। उनके ज़्यादा फोकस एम्प्लॉयमेंट और डिस्क्रिमिनेशन की तरफ है। एक और है डिफरेंस फेमिनिस्ट। मैन एंड विमेन के डिफरेंस पे ज़्यादा फोकस करती हैं। वो ये कहती हैं कि मैन और वेमेन बराबर हो नहीं सकेंगे। जैसे कि आपके लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं कि ऐसा ऐसा बराबर होते जा रहे हैं, डिफरेंस फेमिनिस्ट कहते हैं कि नहीं हो सकेंगे। तो चूंकि एक रेंज ऑफ टॉपिक्स है तो इसलिए किसी एक को फोकस तो नहीं कर सकते आप उनके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये फेमिनिस्ट व्यू है जो ये बताता है कि जी फैमिली जो है वो नॉर्मली, अगर लिबरल फेमिनिस्ट की बात करें तो हाँ प्रॉब्लम रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब बेहतर हो रहा है। रेडिकल फेमिनिस्ट को कहें तो हो नहीं सकेगा जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा एक रेडिकल मूव ना किया जाए। मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि जी
डबल और ट्रिपल बर्डन है, तो ये लिख लें मेरे ख्याल से। लिबरल फेमिनिस्ट, थिंग्स कैन बी बेटर थ्रू लॉज। रेडिकल फेमिनिस्ट, जल्दी जल्दी लिखिए, गंदा गंदा मत लिखिए। रेडिकल फेमिनिस्ट वो कहते हैं कि टोटल सेपरेट सोसाइटी बनानी पड़ेगी कुछ काफ़ी अरसे तक के लिए, फिर जाके बात बनेगी। टोटल सेपरेशन, पैट्रियार्की नहीं ख़त्म हो सकती जब तक कि रेडिकल मूव ना किया जाए। मार्क्सिस्ट कहते हैं डबल और ट्रिपल शिफ्ट, बात से याद आ जाएगा। ब्लैक फेमिनिस्ट फोकस करते हैं मेजरली डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट। ब्लैक फेमिनिस्ट क्योंकि ख़वातीन को ख़वातीन से भी डिस्क्रिमिनेट की जा रही होती है ना, काली औरतें गोरी औरतों से, तो वो ज़्यादा फोकस करती हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर। जैसे कि वाइट फेमिनिस्ट ज़्यादा डोमेस्टिक लेबर पे बात करती हैं, लेकिन ब्लैक फेमिनिस्ट जो है वो फैमिली के बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हैं, रेसिज्म पे फोकस करती हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। और डिफरेंस फेमिनिस्ट जो हैं वो ये कहती हैं कि मेन एंड वेमेन इक्वल हो नहीं सकते, और इवन वेमेन टू वेमेन भी इक्वालिटी नहीं हो सकेगी क्योंकि फिजिकली एक जैसे नहीं है। ये अप्रोचेस हमने डिस्कस कर ली। तो यहाँ पे 3.1 ख़त्म हो गई, जिसमें हमने ज़्यादा ज़्यादा वक्त लगाया फंक्शनलिस्ट के ऊपर। अब फिर फंक्शनलिस्ट के हवाले से हमने आर्ग्यूमेंट देखे। तो थ्योरीज ऑफ फैमिली एंड सोशल चेंज ये कवर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में डाइवर्सिटी एंड सोशल चेंज को, और फिर अपनी लास्ट वीडियो में हम देखेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जेंडर इक्वालिटी और एज रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड बातें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।